विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, अध्ययन और तथ्यों के विश्लेषण की इस प्रक्रिया के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करने वाला हूं राजस्थान के शक्तिशाली शासक राठौड़ मालदेव और उससे के जीवन से जुड़े हुए विविध तथ्यों के बारे में। विद्यार्थियों, राठौड़ मालदेव और मारवाड़ की राजपूत हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जो राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है ये, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी यह विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपको बताया इससे पहले की कक्षा में कि किस प्रकार से गिरी सुमेल की लड़ाई में शक्तिशाली राठौड़ मालदेव और दिल्ली की केंद्रीय सत्ता के शक्तिशाली सम्राट शेरशाह सूरी की सेनाएं आमने सामने आ टिकी, लेकिन चूंकि राठौड़ों की ताकत का पलड़ा भारी था और राठौड़ों की वीरता काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई थी, तो ऐसी स्थिति में शेरशाह सूरी ने, जो कि चालाकी में लोमड़ी और वीरता में शेर बाघ का मुकाबला करता था, तो उसने बड़ी कूटनीतिपूर्ण तरीके से काम किया और उसने युक्तियुक्त तरीके से मालदेव के मन में अपने सरदारों और विशेष रूप से जैता और कूपा के प्रति वैमनस्य पैदा कर दिया। और परिणाम ये था कि शक्की मालदेव इस शक के आधार पर कि उसके सरदार शेरशाह से मिले हुए हैं और वे उसे कैद करके शेरशाह के हवाले कर देना चाहते हैं, इस तथ्य को बगैर जांच परखे अपने दिमाग के अंदर शक का कीड़ा पालकर मालदेव अपनी सेना के एक बहुत बड़े हिस्से को लेकर रवाना हो गया। ऐसी स्थिति में उसके पीछे उसके वफादार सेनानायकों जैता और कूपा ने अपनी स्वामी भक्ति के लिए, अपने वचनों की रक्षा के लिए और अपनी शौर्य और आन बान और परंपरा का परिचय देते हुए अपनी कम सेना होने के बावजूद शेरशाह सूरी से उन्होंने लड़ाई की और शेरशाह सूरी को नाको चने चबा दिए। विद्यार्थियों, जैता और कूपा का यह प्रहार इतना ज़्यादा तेज था कि शेरशाह सूरी की सेनाएं इस हमले को सहन नहीं कर पाई और शेरशाह के मुँह से यह निकल पड़ा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए तख्त हिंदुस्तान खो बैठता। विद्यार्थियों, ये लड़ाई यदि मालदेव संयम से, सूझबूझ से काम लेता तो हिंदुस्तान के इतिहास का नक्शा बदल सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मालदेव के बाद राजस्थान की गुलामी और परतंत्रता का एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जिसके तहत हम देखते हैं मोटा राजा उदय सिंह, जसवंत सिंह, गज सिंह और सूर सिंह जैसे शासकों को जिन्होंने कि मुगल अधीनता स्वीकार की। ठीक इसी प्रकार से हम बीकानेर से राजा राय सिंह और जयपुर के आमेर हाउस से कच्छावा मान सिंह, हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह, साका सिंह, राम सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह जैसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने मुगल सत्ता के साथ सहयोग किया। तो कहने का मतलब यह है कि विद्यार्थियों, मालदेव वॉज द लास्ट चैप्टर टू रेजिस्ट द मुगल पावर, टू रेजिस्ट द अफगान पावर। अफगान सत्ता और मुगल सत्ता का मुकाबला करने वाला एक अंतिम अध्याय था मालदेव। जैसा कि इस बारे में इतिहासकार कानूनगो ने इस युद्ध का काफ़ी बड़ा विश्लेषण किया और वो ये कहते हैं कि सामेल का युद्ध मारवाड़ के भाग्य के लिए एक निर्णायक युद्ध था। मालदेव के लिए लड़ाई महंगी पड़ी क्योंकि जैता और कूपा जैसे साहसी वीरों को खोकर उसकी ताकत कम हो गई। इस युद्ध की घटनाओं में राज्य विस्तार की योजना में लगे शासकों के लिए कुछ संदेश भी नहीं थे। इतने बड़े पराजित मरुस्थल वाले देश से कोई आर्थिक लाभ की संभावना नहीं थी, बल्कि राजस्थान केंद्रीय सरकार पर एक बोझ सा बनता था। इतिहासकार कालिका रंजन कानूनगो अपने ग्रंथ शेरशाह सूरी एंड इट्स टाइम्स में लिखते हैं कि इस जीत के बाद रेवेन्यू का फ़ायदा नहीं था, बल्कि यह खातिर जमा अर्थात आत्मसंतोष की बात थी। सामेल के युद्ध के बाद राजपूतों के वैभव और स्वतंत्रता का अध्याय समाप्त हो जाता है, एक ऐसा अध्याय जिसके पात्र पृथ्वीराज चौहान, हमीर चौहान, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और मालदेव थे। इसके बाद से आश्रितों का इतिहास प्रारंभ होता है जिसके पात्र वीरम, कल्याणमल, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और अजीत सिंह जैसे लोग थे। शेरशाह सूरी के जाने के बाद मालदेव ने अपने खोए हुए इलाकों को पुनः प्राप्त कर लिया और जब शेरशाह सूरी की मौत हो गई तो सिवाना के पहाड़ी भाग से मालदेव ने अपने आक्रमण अफगानों के विरुद्ध करने प्रारंभ कर दिए। विद्यार्थियों, उसे एक के बाद एक दूसरे अफगान थानों को उठाने में सफलता मिली और अंत में 1545 ईस्वी में राठौड़ मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, 1550 में फलोदी, बाड़मेर, कोटला, जालोर, मेड़ता और उसके आसपास के अन्य क्षेत्रों पर
पुनः अपना नियंत्रण कायम कर लिया। तो विद्यार्थियों, अब मैं आपसे बात करूंगा मालदेव के जीवन के अंतिम वर्षों के बारे में। मालदेव ने अपने राज्यकाल से लेकर अंत तक अपना जीवन युद्धमय कर रखा था। एक ऐसा स्टेट मारवाड़ बन चुका था जो फौलादी ताकत पर टिका हुआ था, लेकिन जैसे जैसे मालदेव की फौलादी ताकत क्षीण होती गई, इसके दुष्परिणाम भी उभर कर सामने आए। उन्हीं दिनों दिल्ली की केंद्रीय सत्ता के ऊपर एक नया सितारा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से उभरा और उसने एक के बाद एक करके राजस्थान के राजपूत नरेशों को दबाकर अपने एक छत्र शासन की स्थापना करने की कोशिश की। मारवाड़ में मेड़ता और जतारण पर मुग़लों का कब्जा हो गया और इसने छाया रूप से यह प्रमाणित कर दिया कि भविष्य में राजस्थान में मुग़लों के अधिकार का क्षेत्र विस्तारित होगा और यहाँ के देसी नरेश अपनी स्वतंत्रता खो बैठेंगे। 1562 ईस्वी में राठौड़ मालदेव की मृत्यु के बाद यह क्रम राजस्थान में बड़ी तेज़ी से बढ़ा। आइए विद्यार्थियों, अब मैं आपसे बात करता हूँ राठौड़ मालदेव के मूल्यांकन के बारे में। विद्यार्थियों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राव मालदेव अपने समय के वीर, प्रतापी और ताकतवर राजाओं में से एक थे। उन्होंने अपने पैतृक राज्य के रूप में केवल जोधपुर और सोजत प्रांत ही प्राप्त किया था, जिसको उन्होंने एक शक्तिशाली मारवाड़ साम्राज्य में बदल दिया। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उनके राज्य में 58 परगने शामिल थे। उनके राज्य की सीमाएं हिंडौन, बयाना, फतेहपुर सीकरी और मेवाड़ तक जा चुकी थी। इस प्रकार के राज्य विस्तार में मालदेव को अनेक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। एक युद्ध को छोड़कर वह लगभग सभी युद्धों में विजय हुआ, जो एक योद्धा के लिए कम गौरव की बात नहीं है। मालदेव का गिरी सुमेल की लड़ाई में हारना इतना निंदास्पद नहीं था जितना कि इस युद्ध के बाद मालदेव का पुनः सत्ता पर नियंत्रण कायम करना था। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मालदेव ने उन तमाम इलाकों पर अधिकार कर लिए थे वापस, जो कि शेरशाह सूरी ने उससे ले लिए थे। हुमायूं और शेरशाह जैसे शासकों ने आरंभ में मालदेव की सहायता की उम्मीद की, तो यह प्रमाण था इस बात का कि मालदेव कितना शक्तिशाली था। शक्ति संतुलन की दृष्टि से उसने कभी महाराणा से गठबंधन किया, तो कभी हाजी खान पठान से, और कभी भाटियों से युद्ध लड़े, तो कभी उनसे मित्रता स्थापित की। मारवाड़ के पठानों के साथ उससे शक्ति संतुलन की नीति को भी अपनाया। इससे यह सिद्ध था कि मालदेव में कूटनीति से काम करने की क्षमता थी और उसमें वो बहुत ही निपुण था। मालदेव की इन्हीं विशेषताओं को लेकर फारसी तवारीखों में भी उसके प्रभाव, पराक्रम और ऐश्वर्य की प्रशंसा मिलती है। अबुल फजल अपने विवरणों में मालदेव को भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक बताता है और निजामुद्दीन अहमद तबाकत अकबरी में उसकी प्रशंसा में लिखता है कि वह हिंदुस्तान के मौतबीर जमींदारों में से था। उस जमाने में हिंदू रईसों में ताकत और फौज में मालदेव का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जहांगीर ने खुद अपने विवरणात तुजु के जहांगीरी में भी मालदेव की गणना हिंदुस्तान के बड़े जमींदारों में की है। विद्यार्थियों, जिस प्रकार से मालदेव एक विजयी व्यक्ति था, उसी प्रकार से उसमें एक अच्छे निर्माणकर्ता के गुण भी मौजूद थे। उसने कई नगरों में गढ़ों और प्राचीरों को बनाकर अपने राज्य को मजबूत बनाने में सफलता की। जोधपुर किले के कोट के साथ उसने रानीसर कोट और शहर पनाह बनाया। नागौरगढ़ का जीर्णोद्धार भी उसके समय में हुआ। सातलमेर, पोखरण, मालकोट, सोजत, रायपुर, गुंदोज, भादराजुंड, रीवा, सिवाना, पिपाड़, नाडोल, कुंडल, फड़ोदी, धुंदाड़ा आदि कस्बों के चारों तरफ उसने किले बनाए, दीवारें बनवाई। उसने अजमेर के तारागढ़ के पास के नूरे चश्म की तरफ के बुर्ज और कोट को बनवाया। पैरों से चलने वाले रहट से पानी को ऊपर पहुंचाने की व्यवस्था की। तारागढ़ दुर्ग में उसने पानी की कमी को दूर किया। लेकिन इन तमाम गुणों के होने के बावजूद उसमें दुर्गुणों की भी कमी नहीं थी। वह एक सैनिक होने के कारण वीरोचित कार्य से क्या लाभ हानि होती है, इसको नहीं सोच पाया। वह त्वरित गति से बगैर किसी होश के कई बार ऐसे काम कर चुका होता था जिसका दुख उसे जीवन भर उठाना पड़ा। उसने न जाने कैसे अपने ससुर जैसलमेर को अप्रसन्न करके हमेशा के लिए उमादेव को नाराज कर दिया। उसी तरह खरवा के ठाकुर को नाराज करके उसने उदय सिंह से बैर मोड़ ले लिया। अपनी शंकित प्रवृत्ति के कारण उसने अपने विश्वसनीय सेनानायक को जैता और कूपा को अपने हाथ से खो दिया। वह अपने से शक्तिशाली शत्रु को आसानी से नहीं समझ पाता था। वैसे तो सांगा की भांति मालदेव प्रतापी शासकों में से एक था, लेकिन सांगा की तरह अपनी दूसरी रानी के प्रभाव में आकर उसने अपने सुयोग्य लड़के राम के बजाय चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया।
इस प्रश्नों को लेकर उसके लड़कों में विरोध बढ़ा और यह अकबर के लिए उपयुक्त समय था। मालदेव की अदूरदर्शिता से मारवाड़ के भावी शासकों को मुगलों के अधीन होने के लिए विवश किया गया। तो विद्यार्थियों, मैंने ये कुछ बात आपसे की राठौड़ शासक मालदेव के बारे में। जय भारत, जय हिंद।